डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड एडू पे स्वागत है। अगर आप सवालों का सही जवाब, सटीक जवाब काफ़ी आसान तरीके से अंग्रेजी विषय से जुड़े प्रश्नों का आंसर जानना चाहते हैं तो अभी ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जारी की गई क्लास 12th के इंग्लिश स्कोर के मॉडल सेट 5 के सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हम किसी परीक्षा को लिखते हैं तो परीक्षा से पूर्व अगर हमें ये पता चल जाए कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, है ना, सवाल के तरीके क्या होंगे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी आसान होता है परीक्षा की तैयारी करना। इसीलिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको दिया है एक मॉडल सेट, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके जो परीक्षा के पैटर्न होंगे वो कैसा होगा। तो चलिए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर की ओर। देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर में सबसे पहली बात आपको बताता है कि ये जो आपके टर्म 1 की जो परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए जो समय आपको मिलेंगे वो समय कितने घंटे का मिलेगा? 1.5 घंटे का, मतलब 1 घंटे 30 मिनट के मिलेंगे। अब इसमें से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपको कहता है कि परीक्षा हॉल में जाने से पूर्व आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के तरफ में ध्यान दिलाना चाहता है। क्या ध्यान दिलाना चाहता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। क्या इंस्ट्रक्शन कहता है कि चलिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पे मैं ध्यान देता हूँ जल्दी। देखिए, कहता है कि टोटल जो सवाल होंगे ना, उस टोटल सवाल की संख्या कितना होगा दोस्त? तो टोटल सवाल 40 होंगे, मतलब 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल 1 मार्क्स का होगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन कहता है कि प्रत्येक सवाल के लिए 4 विकल्प आपको मिलेंगे और उस 4 विकल्प में कोई एक विकल्प सही रहेगा। जो विकल्प जब सबसे ज़्यादा सटीक रहेगा उसी को आप OMR शीट पर क्या करेंगे? चुन लेंगे। साथ ही साथ कहता है कि सारे के सारे सवाल क्या होंगे? सारे के सारे सवाल जो होगा वो सारा का सारा सवाल कंपलसरी होगा। सारा का सारा सवाल क्या होगा? कंपलसरी होगा। देखिए, एक बात मैं और बता दूं कि हर एक सेट में एक लिखा हुआ है, एक और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर आप गलत आंसर दे देते हैं किसी सवाल का तो आपका अंक नहीं कटेगा, जिसको इसमें मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए कि अगर आप 40 सवाल दिए गए हैं और 40 सवाल में से 30 सवाल का जवाब देते हैं, 10 सवाल का जवाब आपका गलत हो जाता है, तो आपके उठाए गए अंक से किसी भी तरह का नंबर काटा नहीं जाएगा। इसीलिए दोस्त, परीक्षा हॉल में जब आप जाते हैं टर्म 1 की परीक्षा लिखने के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के सभी सवालों को आपको अटेम्प्ट करना है। जिस सवाल को आप जानते हैं उसको तो करना ही है, जिस सवाल को नहीं जानते उसको भी अटेम्प्ट करना है। क्या पता तुका सही सारी चीज़ सवाल सही मतलब सभी सवाल सही हो जाए, नहीं तो आपके स्कोर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे और आपका रिजल्ट का जो कह सकते हो कि परसेंटेज है वह भी बढ़ जाएगा। इसलिए पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन सवाल को आप नहीं जानेंगे उस सवाल के भी आंसर को आपको क्या कर देना है? एकदम चुन लेना है। अब मैं चलता हूँ सवाल की तरफ में बढ़ता हूँ। देखिए सवाल क्या कहता है दोस्त। जो सवाल शुरुआत होगा, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलेगा ना, सवाल की शुरुआत होगी किससे? सवाल की शुरुआत होगा पैसेज से। देखिए यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो पैसेज होगा, जो इस सेट 5 में कहता है कि जो पैसेज आपको दिए गए हैं, इस पहले पैसेज से 7 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? देखिए यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ 1 to 7, मतलब 1 से 7 तक का जो सवाल है वह आपको मिलेगा पहले पैसेज से। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक 7 सवाल इसी पैसेज से जुड़े होंगे। यहाँ पर यह पैसेज जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह पैसेज बेस्ड है लालच बुरी बला पर, है ना। लालच बुरी बला की तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुना होगा। यहाँ पर भी ये पैसेज लालच बुरी बला पर आधारित है। इसमें दिखलाया गया है कि एक किसान होता है और किसान जो है वो अपने खेत में खेती करता है। वहाँ पर एक नाग देवता आता है, ठीक है, जिसकी वो पूजा करता है, उसको प्रत्येक दिन दूध देता है, उसके बदले में वो गोल्ड देता है ना। लेकिन एक किसी कारणवश वो किसान जो है वो कहीं बाहर चला जाता है और ये जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप देता है। उसका बेटा जाता तो है, लेकिन उसे लगता है कि यार इस सांप को अगर हम किल कर देते हैं ना तो आज ही सारे डायमंड लेकर के चले जाएंगे, बार बार दूध देने की आवश्यकता नहीं होगी। और फाइनली वह सांप उसे डस लेता है और उसके बेटे की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। खैर कोई बात नहीं। अगर आप पैसेज को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन सीखना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, ये सीखना चाहते हैं कि इससे जुड़े क्या क्या सवाल हो सकते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि इसका टाइटल क्या होगा, तो इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल साइंस वर्ल्ड एडू पर इससे जुड़े, मतलब पैसेज से जुड़े कई
पैसेज डाले गए हैं, जहां पर आप जा कर के देख सकते हैं कि उस पैसेज को कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, पैसेज को ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है, और आप पैसेज पर अपना कमांड बना सकते हैं। अभी मैं आपको पैसेज का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, बल्कि सीधा सवाल की तरफ लेके चल रहा हूं। देखिए, इस पैसेज से जुड़े जो सवाल है, उस सवाल की तरफ चलिए, मैं सवाल की तरफ आपको परिचित करवाता हूं। देखिए सवाल क्या पूछता है। सवाल पूछता है कि वेयर डिड द फार्मर लेट टू टेक ए नैप, है ना। कहता है कि जो किसान है वो बैठ जाता है झपकी लेने के लिए। झपकी समझते हो ना जी, लोग जब थक जाता है तो क्या करता है, थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है, उसी वक्त थोड़ी सी झपकी आ जाती है। तो झपकी लेने के लिए किसान बैठता है। कहाँ बैठ जाता है जी, कहता है कि एक झोपड़ी में बैठ जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, एक एंट हिल में बैठ जाता है, या एक कार में बैठ जाता है। समझिए यार थोड़ा सा बात, कि अगर कोई किसान खेत में काम कर रहा है और उसको आराम करने की आवश्यकता होगी तो वह कहाँ जा करके बैठेगा, अंडर या ट्री, मीन्स ऑप्शन बी। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यह आपका पैसेज बोल रहा है। कौन बोल रहा है, पैसेज बोल रहा है। पैसेज में जिक्र किया गया है कि वह किसान रेस्ट लेने के लिए कहाँ बैठ जाता है, पेड़ के नीचे। चलिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट डिड द फार्मर डू टू वर्शिप द कोबरा। कहता है कि कोबरा का वर्शिप करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो कोबरा का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि सांप का पूजा करता है, तो सांप की पूजा को करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दूध का कटोरा रख दिया, क्योंकि नाग देवता को क्या पसंद होता है पता है ना, दूध, है ना। तो दूध को रखा, पुट ए बॉल ऑफ मिल्क। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट डिड द कोबरा गिव इन रिटर्न ऑफ द मिल्क। कहता है कि कोबरा ने दूध के बदले में किसान को क्या रिटर्न दिया, है ना। तो उन्होंने क्या दिया बताइए, गोल्ड दिया, गोल्ड रिंग दिया, सिल्वर क्वाइन दिया, गोल्ड एक्स दिया। ऑब्वियसली यहाँ पर उसे रिटर्न दिया क्या, गोल्ड क्वाइन, गोल्ड क्वाइन, ऑप्शन ए। अब चलिए चौथा नंबर सवाल कहता है व्हाट डिड द फार्मर सून थिंक ऑन सीइंग द गोल्ड क्वाइन। कहता है कि जब फार्मर के बेटे ने गोल्ड क्वाइन को देखा, ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या बात आया, उन्होंने क्या सोचा, ठीक है। तो क्या सोचा, फार्मर के बेटे ने सोचा यार इसको प्रत्येक दिन दूध पिलाने से बढ़िया है ना, इसको क्या करो, मार देंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास तो सोना भरा हुआ है, पूरा सोना भरा हुआ है, ठीक है। तो उसे लगा कि इसके यहाँ पर जो है ना, इसके पेट में बहुत सारा सोना है, और अगर इसको हम कील कर देंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे सोने को हम क्या कर लेंगे, ले चलेंगे। और ये जो सोना है वो सोना कहाँ पर भरा हुआ है, उस एंट हिल में। कहाँ पर, एंट हिल में। एंट हिल का मतलब जहां पर कोबरा होता था। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सही जवाब है। द एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड। अब चलिए अगला सवाल की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल कहता है, 5वां नंबर सवाल कहता है व्हाट डिड द सन डू टू गेट ऑल द गोल्ड। कहता है कि किसान के बेटे ने सारे सोने को पाने के लिए उन्होंने क्या किया, ही रिक्वेस्टेड टू कोबरा टू गेट ऑल द गोल्ड, ठीक है। ही स्टोल ऑल द गोल्ड फ्रॉम द एंट हिल, ही ट्राइड टू किल द कोबरा। ऑब्वियसली उन्होंने कोबरा को मारने का प्रयास किया, ऑप्शन सी। अब कहता है द वर्ड नैप इन पैराग्राफ 1 मीन्स। कहता है कि नैप का मतलब क्या होता है, नैप का मतलब हम कह सकते हैं ना झपकी लेना, शॉर्ट स्लीप, ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द वर्ड एग्जीक्यूटेड इन पैराग्राफ 1 इज एंटोन ऑफ। कहता है एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है थक जाना। एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या हो जाना जी, थक जाना। तो थकने का एंटोनिम क्या है, थकने का एंटोनिम क्या है। एंटोनिम का मतलब मैं आपको बता दूं, आपने विपरीतार्थक शब्द जरूर पढ़ा होगा, विपरीतार्थक शब्द। तो कहता है कि थकना का उल्टा क्या होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा का उल्टा क्या होगा, आप कहेंगे बुरा। तो थकना का उल्टा क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी उसमें भरा होना चाहिए। इट मीन्स क्या होगा, एनर्जेटिक, ऑप्शन सी। अब चलिए यहाँ पर फिर से आपको एक में दूसरा पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि आपको इस परीक्षा में टर्म 1 की जो परीक्षा होने जा रही है उसमें पैसेज की जो संख्या होगी, पैसेज की संख्या कितनी होगी, 2। एक पहला पैसेज, दूसरा पैसेज होगा। तो दूसरे सवाल में सेकंड पैसेज होंगे। और यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है इसी पैसेज से जुड़े सवाल होंगे। और यहाँ पर जो पैसेज है वो पैसेज दिया गया है किस पर, आपका सी लाइफ से है। किसे, सी लाइफ, मतलब समुद्री जो जीवन है उसी पर आधारित है, कह सकते हैं प्लानिट पे आधारित है, इन सारी चीज़ों पर ये आधारित है। तो अब हम चल रहे हैं कि इस पैसेज का अगर पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। यहाँ पर आपको इस पैसेज से जुड़े लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। अब चलिए हम चल रहे हैं इससे जुड़े सवाल की तरफ में। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चुनिए। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्काई इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ।
कहता है कि स्काई जो है बर्थ प्लेस होता है, मून बर्थ प्लेस होता है, या सी बर्थ प्लेस होता है। ऑब्वियसली जो हमारा बर्थ प्लेस होता है वो बर्थ प्लेस क्या होता है भाई, है ना। तो आप समझिए कि अगर किसी भी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है नहीं, तो वह उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, सी से। इट मीन्स बर्थ प्लेस किसको कहा जाता है, सी को। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। अब देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9, एट प्रेजेंट सी ऑक्यूपाइज, कहता है कि वर्तमान दौर में सी ऑक्यूपाइज करके रखा है, मतलब अपना कब्जा बना करके रखा है। कितना परसेंट सरफेस पर है सी, नहीं, अर्थ के कितने परसेंट सरफेस पर सी है, मतलब अर्थ के कितने परसेंट पर पानी है। इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन बी, 70%। अब चलिए आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच इज द ओनली प्लैनेट दैट कंटेन्स वाटर, कहता है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सिर्फ और सिर्फ कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है जी, वाटर को कंटेन करता है। तो जो आप इस पर देख पा रहे होंगे वह क्या करता है, दैट इज अर्थ। क्या है, अर्थ। मतलब अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर आपको पानी भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, मतलब सरफेस भी मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा, सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लेंटी, प्लेंटी का उल्टा शब्द क्या है। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत, प्लेंटी का मतलब क्या होता है जी, बहुत, है ना। तो बहुत का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत कम। मतलब इसका जो सही जवाब है वह डी है, स्कैर्स। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चूज द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज, कहता है कि जो पैसेज दिए गए हैं ना, वह पैसेज किससे जुड़ा हुआ है, वह पैसेज किससे जुड़ा हुआ है, उसका टाइटल क्या होगा। तो अभी अभी पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि यह जो पैसेज है वह सी लाइफ से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे चलिए अब हम ग्रामर सेक्शन की तरफ में बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह ग्रामर से लिया गया है। इन नॉट मेकिंग वी शुड अवॉइड, देखिए कहता है कि नॉट मेकिंग में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप नॉट मेकिंग जानते होंगे, अगर नोट्स लिखना जानते होंगे तो आप उसका सही जवाब कर लेंगे। अदरवाइज अगर नहीं जानते होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नॉट मेकिंग से जुड़े वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहां पर जा कर के नॉट मेकिंग बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और इससे जुड़े हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो कहता है कि हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम नोट बनाते हैं ना, नोट लिखते हैं ना, तो नोट मेकिंग के दौरान में हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 14 नंबर सवाल कहता है यह समरी शुड कंटेन, कहता है कि जब हम कोई समरी लिखेंगे है ना, तो उसमें से कंटेन होना चाहिए, मतलब शामिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स, एब्रिविएशन, डेट्स। तो जब हम डेट्स के बारे में बातचीत करें, एब्रिविएशन के बारे में बातचीत करें, कीवर्ड के बारे में बातचीत करें, तो इन सारी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल जो है ना वह नोट मेकिंग के दौरान करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नोट मेकिंग के दौरान करते हैं। तो अब कहता है कि जब हम नोट मेकिंग करेंगे तो उसका तो समरी लिखेंगे, तो समरी लिखने के दौरान हम किसका कंटेन करेंगे, ऑब्वियसली कीवर्ड्स का। किसका करेंगे, कीवर्ड्स का, ऑप्शन बी। अब आगे चलिए, क्योंकि जब भी आप समरी लिखेंगे ना तो आप जो पैराग्राफ होता है, जो आप कह सकते हैं आर्टिकल होते हैं जहां से हमको समरी करना होता है, वहां के मेन शब्द को हम लेते हैं और उसी मेन शब्द को हम कीवर्ड बोलते हैं, जिसको समरी लिखने के दौरान हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स टू एडिटर। कहता है कि आप एक पत्र लिखना चाहते हैं, किसके पास, लेटर टू एडिटर्स के पास। तब सैल्यूटेशन के लिए, सैल्यूटेशन का मतलब है कि आप उसे नमस्कार करना चाहते हैं, है ना, ग्रीटिंग करना चाहते हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करेंगे सर अथवा मैडम का, है ना, ऑप्शन डी। 15 का सही जवाब क्या होगा जी, डी। अब चलिए आगे चल रहे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहता है लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, जब आप एडिटर के पास चिट्ठी लिखते हैं तो सामान्य रूप से वह चिट्ठी स्टार्ट होता है किससे, ऑब्वियसली जब भी हम चिट्ठी लिखते हैं ना तो वह चिट्ठी हमेशा स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से, सेंडर्स एड्रेस से। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर सवाल कहता है या नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ, नोटिस जो है एक फॉर्मल मीन्स ऑफ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का, इंटरटेनमेंट का, न्यूज का, कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशंस का है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब 18 नंबर सवाल को देखिए, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग ए रिपोर्ट, कहता है कि राइटिंग या रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आप राइटिंग करते हैं कोई रिपोर्ट को तो उसकी ज़रूरत होती है क्या करने का, आप जब भी रिपोर्ट लिखेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ते होंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर लिखा होता है हेडिंग, क्या लिखा होता है, हेडिंग, है ना। तो जब भी आप रिपोर्ट लिखिएगा इसका मतलब है कि आपको एक जरूर हेडिंग लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। कहता है कि जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, जब कोई आप लेख लिख रहे हैं, तो लेख लिखने के दौरान शुरुआत में हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टाइटल। नहीं, जैसे आप लिखना चाहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। तो जब भी हम कोई आर्टिकल लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टाइटल को जरूर लिखेंगे। अब चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। कहता है कि लास्ट लेसन को कब लिखा गया, तो समझ लीजिए कि लास्ट लेसन को जो लिखा गया है वो कब लिखा गया है? द फ्रैंको पर्शियन वार के दौरान, द फ्रैंको पर्शियन वार के दौरान। मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वह क्या है? ऑप्शन ए। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। कहता है कि फ्रेंच कौन से कंट्री से बिलोंग करता है भाई? तो फ्रेंच कौन सा कंट्री से बिलोंग करता है आपको पता है ना? फ्रांस से, ऑप्शन सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इज और स्कूल रेडी हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। कहता है कि आपका स्कूल बनकर तैयार है, ये कौन पूछता है? ये बात साहेब पूछता है, किससे? एनिस जंग से। अब 23 नंबर क्वेश्चन द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। कहता है कि रेग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी तो नहीं है लेकिन उसके पास है। तो उसके पास क्या है जी? तो उसके पास परमिट्स है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड से, पैन कार्ड से। ऑब्वियसली उसके पास कुछ नहीं है, खाली राशन कार्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 24 हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। कौन है जो जोर देता है अपना मालिक खुद बनना चाहता है? दैट इज मुकेश, है ना। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ में। 25 नंबर सवाल कहता है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद क्या बनाने के लिए फेमस है? तो ग्लास बेंगल्स। क्या बनाने के लिए? ग्लास बेंगल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम। कहता है कि डीप वाटर की जो कहानी है ना वो ली गई है। डीप वाटर की कहानी कहाँ से ली गई है ना? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो किताब लिया गया है वो किससे लिया गया है? मैन एंड माउंटेन से। किससे लिया गया है? मैन एंड माउंटेन से। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कहता है व्हाट इज बम्पिंग। व्हाट इज बम्पिंग, है ना। कहता है बम्पिंग क्या एक रिवर है या माउंटेन है या लेक है या वैली है? तो ऑब्वियसली अगर आपने पढ़ा होगा तो बम्पिंग जो है वो क्या है? रिवर है, और ये भी रिलेटेड है क्वेश्चन किससे? डीप वाटर से, ऑप्शन ए। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आगे। तो 28 से पहले हमें दिया गया है एक पैसेज, है ना। अब इस पैसेज को ना बोल करके इसको हम लोग शुद्ध शब्द में क्या बोलेंगे? एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कविता का कोई एक भाग जो उठाया जाता है। नहीं, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड द क्वेश्चन फ्रॉम 29 to 31। कहता है कि यहाँ पर मैंने किसी कविता के एक भाग को दिया है, उसको आप पढ़िए और उसी से जुड़े सवालों का जवाब दीजिए। देखिए अब मैं आपको यहाँ दिखलाना चाहूँ कि यहाँ पर जो कविता है वो किससे लिया गया है? माई मदर एट 66 से। नहीं, कहता ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me does open mouth her face ashen like that of a corpse and realized with pain। तो ये जो सवाल है वो किससे? माई मदर एट 66 से। देखिए कहता है इससे जुड़े सवाल क्या क्या पूछ रहा है। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम। तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ये लिया गया है किससे? माई मदर एट 66 से। मीन्स ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कहता है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। कहता है कि पोएट कहाँ से ड्राइविंग कर रहा है? तो पेरेंट्स होम से ड्राइविंग कर रहा है। नहीं, और वो जा रहा है कहाँ पर? कोचिन एयरपोर्ट के लिए। तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा इसका। अब हम चल रहे हैं किसके तरफ में? तो आप देखेंगे 29 नंबर का सवाल का जवाब क्या हो गया? ए। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। कहता है कि पोएट के बगल में कौन बैठी हुई है? तो उसकी माँ बैठी हुई है, ऑप्शन बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हु इज द पोएट ऑफ पोएम। हु इज द पोएट ऑफ पोएम देन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम। इसका सही जवाब है स्टीफन स्पेंडर, क्योंकि स्टीफन स्पेंडर साहब ने ही एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम लिखा है। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 33 वेयर आर द चिल्ड्रेंस ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए सलम सिटिंग। कहता है कि कहाँ पर है जो बच्चे बैठे हुए हैं एक विद्यालय में? तो कहता है इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। ऑप्शन बी जो है यह सही जवाब है। अब 33 सवाल कहता है द पोएट पाब्लो नेरूडा आस्क अस टू काउंट 2। कहता है कि पाब्लो नेरूडा हमें कहता है कितना गिनने के लिए? 12। कितना गिनने के लिए? 12। ये कीपिंग क्वाइट से जुड़े सवाल हैं। कीपिंग क्वाइट आपने पढ़ा होगा कविता। अब आगे चलता है 34 व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट टॉक अबाउट। कहता है कि किस तरह के वार के बारे में
जो है चर्चा किया है पाब्लो नेरुदा साहब ने। तो उन्होंने ग्रीन वार्स के बारे में भी चर्चा किया है, वार विथ गैस के बारे में भी चर्चा किया है, वार विथ फायर्स के बारे में भी चर्चा किया है। इट मीन्स इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 35 नंबर सवाल, लेट टाइगर्स बीवेयर, हु सेड दिस, ये किन्होंने बोला है, द प्रिंस जंग बहादुर ने। द प्रिंस जंग बहादुर ने ये बात बोला कि बाघ क्या हो जाइए, सावधान हो जाइए, बाघ क्या हो जाइए, सावधान हो जाइए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं किसके तरफ में, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है व्हाट वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। कहता है कि राजा के द्वारा बैन लगा दिया गया था, क्या मारने के लिए बैन लगा दिया गया था भाई। ठीक है, इस सवाल में बहुत सारे बच्चे क्या है ना, पगला जाएंगे, गलतियां कर बैठेंगे। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लायन भी लिखा है, तो लायन के तरफ में आपको जवाब नहीं देने हैं, बल्कि उन्होंने बैन किया था क्या मारने के लिए, टाइगर हंटिंग। मतलब किसी भी कोई भी प्रजा टाइगर को मार नहीं सकता, इसीलिए तो इसका नाम 100वां टाइगर मारा गया था लगभग। ठीक है, अबाउट 99 टाइगर्स मारा, 100वां टाइगर जो है मिस कर गया था, आपको पता होगा कहानी में, और इसीलिए इसको किसके नाम से जाना जाता है, टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ में। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 37 नंबर सवाल की तरफ में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। 37 नंबर सवाल आपसे कह रहा है, क्या कहता है देखिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। कहता है कि गोंडवाना जो है ना, फिर ये सवाल कहाँ से उठाया गया है, मैं आपको याद दिला दूं, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से उठाया है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में ये चर्चा किया गया कि गोंडवाना एग्जिस्ट कर रहा है कितना, 650 मिलियन ईयर्स एगो। मीन्स ऑप्शन ये जो है सही जवाब होगा। 38 नंबर सवाल, व्हाट इज द एकेडमिक सोकालेस्की। तो जिस नाव से वो गई थी ना, तिसानी दोषी जिस नाव से अंटार्कटिका गई थी, उसी नाव का नाम है एकेडमिक सोकालेस्की, है ना। तो ये जो सोकालेस्की है, मीन्स जो नाव है एकेडमिक सोकालेस्की, ये कौन सा नाम है, इंडियन रिसर्च है, रशियन रिसर्च है, अब चाइनीज रिसर्च है या अमेरिकन रिसर्च है। तो ये रशियन रिसर्च विशेल था, मीन्स ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब है ना। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ में, वेयर वाज डॉक्टर सेडोज हाउस। तो डॉक्टर सेडो का घर कहाँ थे, ऑन द जापानीज कोस्ट। ठीक है, मतलब ये नंबर आंसर होगा। और अब मैं चल रहा हूँ 40 नंबर सवाल की तरफ में, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। कहता है कि जो सैनिक घायल हुआ था वह सैनिक कहाँ से बिलोंग करता था भाई। तो हम लोग जानते हैं ना कि वो कहाँ का था, यूएस नेवी का था। किसका था, यूएस नेवी का। दोस्तों इस प्रकार सेट 5 जो है उससे जुड़े सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे, और साथ ही अपने दोस्तों को भी भरपूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।